वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने इमेज और प्री इमेज पर बात करी। सारी डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। और ये प्रोपोजिशन एक हमने प्रूव किया था कि जो प्री इमेज है वो वेल बिहेव्ड रहता है अंडर वेरियस सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। इमेज उतना वेल बिहेव्ड नहीं रहता है। इमेज इज़ वेल बिहेव्ड विद यूनियन बट नॉट विद अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हम डिफाइन करना चाहते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, और दूसरा फंक्शन जी है फ्रॉम द सेट वाई यानी को डोमेन ऑफ एफ टू सम अदर सेट जेड। व्हेन आई से सम अदर सेट, दिस सेट कैन बी इक्वल टू वाई और एक्स और एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग सम सेट जेड। ठीक है, तो एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई और जी एक फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड। तो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर एक्स का है तो उसे हम एफ को फीड करें, हमें वाई का एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, और फिर इस चीज़ को जी में फीड कर दें तो हमें जेड का एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये बीच का प्रोसेस अगर भूल जाएं, केवल स्टार्टिंग और एंडिंग को रिकॉर्ड करें, तो हमें एक फंक्शन मिल जाएगा फ्रॉम द सेट एक्स टू द सेट जेड। बस कॉम्पोजिशन यही है। इसको अगर मशीन वाली जो सोच है उससे समझें, तो एफ एक मशीन है जिसमें लेबल्स लिखे हैं एक्स और वाई, माने कि इनपुट सेट उसका एक्स है और आउटपुट वो वाई में देता है। सिमिलरली एक दूसरी मशीन है जी, जिसका शेप भी मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है। वो वाई से इनपुट लेता है और या लेती है और जेड में आउटपुट देती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई इनपुट इसको दिया गया, वाई में आउटपुट निकला और उस चीज़ को हम जी में फीड कर दें तो जेड में हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो मशीन्स वाले तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम बस इन दोनों मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं और एक नई मशीन बना सकते हैं। तो ये एक नई मशीन बन गई जिसमें अगर ये जो बीच का इतना सारा जो पार्ट है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दें, यहाँ एक नया बॉक्स बना दें, इसको छुपा दें, तो ये एक नई मशीन बन गई जिसमें अगर एक्स का कोई एलिमेंट फीड किया जाता है तो जेड का एक एलिमेंट अंततः मिल जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें फॉर्मली लिखना है, ये सब तो समझने के लिए हो गया। इसी चीज़ को अगर लिखेंगे तो द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज अ फंक्शन, इट इज़ अनदर फंक्शन जिसको लिखते हैं ऐसे हैं जी, फिर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और एफ, जिसका डोमेन सेम है एफ के डोमेन से। कह रहा हूँ कि जिसका डोमेन वही है जो एफ का डोमेन है, और जिसका जो टारगेट है या को डोमेन वही है जो जी का को डोमेन है। ठीक है, डोमेन इसका एफ के डोमेन के बराबर है और टारगेट इसका जी के टारगेट के बराबर है। और ये डिफाइन कैसे हो रहा है? इज डिफाइंड एज अ फंक्शन एज और वट एवर जी कंपोज विद एफ। इसको ऐसे पढ़ते हैं, जी कंपोज विद एफ ऑफ एक्स इज सेम एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये बस जो अभी हम बात कर रहे थे उसे शब्दों में लिख दिया है। एक्स अगर यहाँ से हमने पिक किया तो अंडर एफ वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स और वाई का एक एलिमेंट होगा, और अंडर जी अब ये जो एलिमेंट है एफ ऑफ एक्स, इसको अगर जी में फीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। करेक्ट। और ये जो कंपोज्ड फंक्शन है या ये जो नया फंक्शन बना उसका बस नाम है, या सिंबल्स में उसको लिखते हैं जी, फिर एक छोटा सा सर्कल और एफ। सो जी ऑफ एक्स इज दिस गाय, बस उसी चीज़ को यहाँ इक्वेशन में लिख दिया है। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन, दिस इज दी वे यू राइट थिंग्स। बट अगर समझना है तो ये सब चीज़ें अच्छा है समझने के लिए। एक और पिक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं कि इस बार क्या है, हमने क्योंकि फंक्शंस के लिए बहुत सी पिक्चर्स बनाई थी, तो ये पिक्चर भी एक थी उनमें से कि एक्स से वाई एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ, और मान लें वो ऐसा है, वो दीज आर सम एब्स्ट्रैक्ट सेट्स, एक्स और वाई कुछ एब्स्ट्रैक्ट सेट्स हैं, और ऐसे ये फंक्शन डिफाइन हो गया है। सिमिलरली दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी, जो कि वाई से जेड जा रहा है, राइट। ये जो फंक्शन है ये वाई से जेड एक फंक्शन है। इनका जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ नहीं है, बस इनको कनेक्ट कर देना है। ये सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर जैसे अगर इन्हें समझें तो बस इन्हें कनेक्ट कर दिया। थोड़ा गड़बड़ा गया, बट ठीक है। तो अब क्या है कि ये अगर इनपुट दिया तो बस वायर्स को फॉलो करके एक आउटपुट मिल जाएगा, ये दिया तो ये फॉलो करके ये आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज कॉम्पोजिशन, दिस इज एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन। ये जो नया फंक्शन बना, अगर बीच के रास्तों को भूल जाएं इन द सेंस कि उन्हें छुपा दें, केवल इनपुट से आउटपुट रिकॉर्ड कर लें, तो वो एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन ऑफ जी एंड एफ है।
ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और एक और चीज़ यहाँ मुझे बोलनी है कि इसका एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम होता है जो बहुत काम का है। ये डायग्राम का ही थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्टिफाइड वर्ज़न बहुत काम का होता है। तो हम एफ को ऐसे बना सकते हैं, एफ को हम ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया फंक्शन एफ और जी यहाँ से बना दिया, वाई से ज़ेड एक एरो। तो ये जो चीज़ बनी, ये है जी कंपोज़्ड विद एफ। एफ यूज़ करें और फिर उसके बाद जी यूज़ करें, तो जो कंपाउंड रास्ता या जो ये जो कंपाउंड ऑपरेशन है, यही है कॉम्पोज़िशन। ये बहुत काम का फिगर है या डायग्रामेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कुछ समझना होता है किसी सिचुएशन में, ये बहुत काम का, और ये फॉर्मल भी है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बस चित्रों में कुछ हो गया। अब ये जो चित्र है, इसमें समस्या ये है कि केवल फाइनाइट डॉट्स तक ही हम यहाँ पे सीमित हो पाते हैं। पर ये एकदम जनरल और फॉर्मल चीज़ है, तो कुछ भी प्रूव करना हो तो ये उपयोगी है। ठीक है, तो आई होप कॉम्पोज़िशन की डेफ़िनेशन तो समझ में आ गई, पर थोड़ा उदाहरणों से और समझते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो ग्रेड्स वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई कक्षा है जिसमें कुछ छात्र हैं और कोई एग्ज़ाम में उन्हें ये ग्रेड्स मिले। तो दिस इज़ द ग्रेडिंग फ़ंक्शन। तो जैसे कि इस छात्र को बी मिला, इसको ए मिला, इसको ई मिला एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक फ़ंक्शन है। पर अब हमने क्या किया कि ग्रेड्स को भी फ़र्दर कुछ श्रेणियों में बाँट दिया है कि ए और बी अच्छे ग्रेड्स हैं, सी, डी, ई बुरे ग्रेड्स हैं और एफ एकदम ही बेकार ग्रेड है। तो उसके लिए एक और फ़ंक्शन है हमारे पास कि वो ए को गुड बोल रहा है, बी को गुड बोल रहा है, सी, डी और ई को बैड बोल रहा है और एफ इज़ अगली। तो ये श्रेणियों में बाँट दिया, काय फॉर कैरेक्टराइज़ेशन और कैटेगराइज़ेशन। तो काय बस एक नाम मैंने दे दिया, दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ द ग्रेड। अच्छा ग्रेड मिला, बुरा ग्रेड मिला या एकदम ही बेकार ग्रेड मिला। तो अगर हमें केवल यही जानना है कि एक छात्र को इस श्रेणी में से कौन-सा ग्रेड मिला, हमें इतनी डिटेल नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको कंपोज़ कर सकते हैं। तो इनको अगर हमने कंपोज़ कर दिया, तो एक नया फ़ंक्शन मिल गया, जो सीधा हमें बता देगा, ये बीच की चीज़ को अगर भूल जाएँ, तो ये सीधा हमें बता देगा कि किसी छात्र को कैसा ग्रेड मिला, राइट? तो दैट्स इट, दैट्स द आइडिया ऑफ कॉम्पोज़िशन, और एट लीस्ट दैट इलस्ट्रेट्स द आइडिया ऑफ कॉम्पोज़िशन। ये जो नया चीज़ बनी, ये जो चीज़ है, ये शायद मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊँगा, पर ये जो फ़ंक्शन बना, इसको लिखेंगे हम काय कंपोज़ विद गामा, कैटेगराइज़ेशन कंपोज़ विद ग्रेडिंग। ठीक है? ऑलराइट, और एक और जहाँ पे नेचुरली अपीयर करता है कॉम्पोज़िशन का कॉन्सेप्ट, वो है यूनिट कन्वर्जन। मान लेते हैं कि हमारे पास सेकंड्स में कुछ एंट्री आई, कुछ मान लें 17 सेकंड्स या व्हाटएवर 3733 सेकंड्स, और हम जानना चाहते हैं कि वो मिनट्स में कैसा दिखता है या आवर्स में कैसा दिखता है। तो ये कुछ मिनट्स के बराबर है, राइट? एनीथिंग इन सेकंड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आवर्स। तो ये है मिनट्स फंक्शन। इसको सेकंड्स में कुछ एंट्री दी जाती है तो उसे वो मिनट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये है आवर आवर फंक्शन। इसको अगर मिनट्स में कुछ एंट्री दी जाती है उसे वो घंटों में कन्वर्ट कर देता है। तो मिनट फंक्शन कुछ नहीं है, x गोइंग टू x बाय 60 है। अगर x से इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट क्या देता है? x बाय 60, राइट? और आवर्स फंक्शन भी है तो वही, अगर उसे मिनट्स में कुछ एंट्री दी जाती है, y मैपिंग टू y बाय 60। डेफिनेशन तो h की भी वही है, पर उसे हम सोच अलग तरह से रहे हैं, इसलिए उसे अलग एक सिंबल दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहिए, एक्चुअली पूरा r नहीं लिखना चाहिए मुझे, केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स ही या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही मैं यहाँ लिखना चाहता था। सो दिस नोटेशन इज़ फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि मैं सेकंड्स को मॉडल कर रहा हूँ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स से। टाइम नेगेटिव भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, पर फिर भी हम अगर केवल नॉन नेगेटिव टाइम की बात करें, तो यहाँ पे कुछ इनपुट आएगा, उसको हमने इस फंक्शन की मदद से मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर इस फंक्शन की मदद से उसे आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ मिनट्स टू आवर्स। नोटेशन में कहीं पे होना चाहिए कि दिस इज़ मिनट्स टू आवर्स, बट ठीक है। तो इनका जो कॉम्पोज़िशन है दैट इज़ सेकंड्स टू आवर्स फंक्शन। ठीक है? तो मेबी नाम इनके बदल देने चाहिए। ये एम और एच के बजाय कुछ भी मेबी एस, सेकंड्स टू मिनट्स, और दिस इज़ मिनट्स टू आवर्स, और फिर ये जो कॉम्पोज़िट फंक्शन बनेगा, इसका नाम हो जाना चाहिए सेकंड्स टू आवर्स। व्हाटएवर, बड़ा गंदा लग रहा है देखने में, पर कोई बात नहीं। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में ऑटोमैटिकली ये कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। इनफैक्ट हम 2 ही प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। तो इस बार क्या है, हमारे पास 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला पी से क्यू, दूसरा क्यू से आर और तीसरा आर से एस। तो बीटा और अल्फ़ा कॉम्पोज़िबल हैं, गामा और बीटा कॉम्पोज़िबल हैं। कॉम्पोज़िबल से क्या अर्थ है? जब तक कोडोमेन ऑफ अल्फ़ा बीटा के डोमेन से मैच ना कर जाए, तब तक हम इन्हें कंपोज़ नहीं कर सकते, और अगर मैच कर गया तो कंपोज़ कर सकते हैं। तो ये कॉम्पोज़िबल मतलब वही है कि एक की कोडोमेन मैच कर रही है दूसरे की डोमेन से, और सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, इसकी कोडोमेन उससे मैच कर रही है। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं, या सीमिंगली 2 चीज़ें कर सकते हैं कि पहले क्या किया, एक फ़ंक्शन बनाया बीटा कंपोज़्ड विद अल्फ़ा। तो ये एक फ़ंक्शन बन गया फ्रॉम पी टू आर, करेक्ट? बिकॉज़ इन दोनों को कंपोज़ करेंगे तो एक फ़ंक्शन मिलेगा पी से आर, और फिर एक फ़ंक्शन हम फिर हमारे पास ये फ़ंक्शन है ही, गामा एक फ़ंक्शन है ही फ्रॉम आर टू एस। तो इन दोनों को भी कंपोज़ करके फिर हम एक और फ़ंक्शन बना सकते हैं व्हिच इज़ गामा कंपोज़्ड विद बीटा कंपोज़्ड विद अल्फ़ा, जो होगा फ़ंक्शन फ्रॉम पी टू एस। तो ये एक काम किया जा सकता है, ठीक है? दूसरा एक काम किया जा सकता है कि हम पहले इन दोनों को कंपोज़ करें। तो उस केस में क्या होगा, हमें एक फ़ंक्शन मिलेगा गामा कंपोज़्ड विद बीटा फ्रॉम क्यू टू एस, और ऑलरेडी हमारे पास अल्फ़ा तो है ही फ्रॉम पी टू क्यू। तो अब एक जो फ़ंक्शन मिलेगा वो हो जाएगा गामा कंपोज़्ड विद बीटा कंपोज़्ड विद अल्फ़ा। दिस विल बी अ फ़ंक्शन अगेन फ्रॉम पी टू एस। तो हमारे पास 2 फ़ंक्शंस आए पी से एस वाले। एक ये फ़ंक्शन है और एक ये फ़ंक्शन है। पॉइंट है, ये दोनों सेम ही हैं। क्यों हैं ये दोनों सेम? डेफिनिशन क्या है? व्हाट इज़ गामा कंपोज़्ड विद बीटा कंपोज़्ड विद, आई मीन व्हाट इज़ दिस थिंग? Operated on any element of capital P, this is equal to by definition gamma of beta of alpha of P, right? That is the definition, which is equal to gamma of beta of alpha of P. Composition की definition 2 बार लगा दी। एक बार gamma composed with something है, so that is same as gamma of something of P. अब something खुद ही 2 चीज़ों का composition है, तो something of P is पहली चीज़ ऑफ दूसरी चीज़ ऑफ पी। तो ये इसके बराबर है, और सिमिलरली ये स्टेप्स आप खुद अब फिल कर सकते हैं कि दिस कंपोज विद अल्फा ऑफ पी इज द सेम थिंग गामा ऑफ बीटा ऑफ अल्फा ऑफ पी। तो ये दोनों फंक्शन सेम ही है, क्योंकि सेम इनपुट पे ये सेम आउटपुट देते हैं। 2 फंक्शन को हम बराबर कब बोलते हैं? मे बी इसको मैं ठीक से एक बार लिख देता हूँ कि अगर 2 फंक्शंस दिए हैं, एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई और दूसरा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, मे बी एफ को ए टू बी लिख लेते हैं, और g is from x to y. These are two functions, then they are said to be equal if इनको इक्वल तब बोलते हैं जब इनका पहले तो सबसे पहले डोमेन बराबर हो, इनका कोडोमेन बराबर हो, और इनके आउटपुट्स बराबर हों किसी भी इनपुट पे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए, राइट? जी ऑफ ए मेक सेंस, क्योंकि ए अगर एक्स के बराबर है तो एक्स ए ही है, तो ए में से हम कोई इनपुट जी को दे सकते हैं। तो 2 फंक्शंस को बराबर तभी बोलते हैं जब उनके डोमेन्स बराबर हों, उनके कोडोमेन्स बराबर हो, और उनका बिहेवियर भी सेम हो, राइट? वो एग्जैक्टली सेम ही हो गए। तो क्या हो रहा है यहाँ, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन और इस फंक्शन का डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है, और बिहेवियर भी सेम है। तो ये दोनों फंक्शन सेम ही हैं, ठीक है? तो बात ये है, इस चीज़ को अगर एकदम छोटे में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि गामा कंपोज विद बीटा कंपोज विद अल्फा इज इक्वल टू गामा कंपोज विद बीटा कंपोज विद अल्फा। सो दिस इज एसोसिएटिविटी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ कॉम्पोजिशन। बहुत ही सरल सी बात है, इसके प्रमाण में कोई पेचीदगी नहीं है। बस ज़रूरी है कि हम ये ऑब्जर्व करें कि कुछ प्रमाण करने का था। अगर इसको डायग्रामेटिक वे में लिखें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा था फंक्शन एफ जो पी से क्यू जा रहा था, एक फंक्शन जी है जो क्यू से आर जा रहा है, और फिर एक फंक्शन, सॉरी जी नहीं है बीटा है, क्या कर रहा हूँ ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये गामा है, ये आर से एस।
तो एक तो हम ये बना सकते थे बीटा कंपोज विद अल्फा, और फिर ये बना सकते थे दिस वाज बीटा कंपोज विद अल्फा, और अब इन दोनों को कंपोज करेंगे तो मिलेगा गामा कंपोज विद बीटा कंपोज विद अल्फा। एंड सिमिलरली हम ये भी कर सकते थे कि इसको तो ऐसे ही छोड़ दें और इन दोनों को कंपोज करके एक एरो बनाए, दैट वुड बी गामा कंपोज विद बीटा। पर क्लियरली इन दोनों को कंपोज करो या इन दोनों को कंपोज करो, मिलेगा तो यही, वही चीज़ का पूरा प्रमाण यहाँ पर है चिन्हों में। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए। ये बात बहुत सरल है कि कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन की कि हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, दूसरा है फ्रॉम वाई टू जेड, और अब यहाँ पर कोई सबसेट है जो जी का कोडोमेन है, वहाँ का कोई सबसेट है सी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्री इमेज जी में ले सकते हैं और फिर जो चीज़ मिली उसका प्री इमेज एस में ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कॉम्पोजिट के अंडर इस चीज़ की प्री इमेज ले सकते हैं। क्या हमें सेम चीज़ मिलेगी? तो हम कह रहे हैं कि हाँ, सेम चीज़ मिलेगी। अगर एफ और जी दो कॉम्पोजिबल फंक्शंस हैं और जी के कोडोमेन का कोई सबसेट है, तो उसका प्री इमेज अंडर द कॉम्पोजिशन, यानी इस फंक्शन के अंडर जो प्री इमेज है सी का, इस फंक्शन के अंडर जो प्री इमेज है सी का, वो वही है जो जी के अंडर प्री इमेज लेकर के फिर एफ के अंडर प्री इमेज लिया जाए। ये हमारा स्टेटमेंट है, राइट? नोट दैट दिस मेक्स सेंस। जी इनवर्स सी इज अ सबसेट ऑफ वाई, और फिर हम उसका प्री इमेज एफ के अंडर ले सकते हैं। ठीक है, और प्रूफ में कुछ भी नहीं है, प्रूफ इज वेरी सिंपल। एक्स इज इन दिस थिंग if and only if, this happens if and only if g of f of x is in C. By definition of preimage, this happens if and only if f of x is in G inverse C, again by definition of preimage, which happens if and only if x in f inverse of G inverse of C. तो x यहाँ है तब और केवल तब जब x यहाँ है, therefore ये दोनों सेट्स बराबर हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। और अब आई थिंक एक स्लाइड और है मेरे पास, राइट? तो प्री इमेज को, या जो अभी हमने देखा उसको एक और तरह से देख सकते हैं, प्री इमेज को भी एक अलग तरह से देख सकते हैं, और फिर जो हमने देखा उसको अलग तरह से स्टेट कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि है तो पढ़ लें, जेई वेई में ये सब कुछ काम नहीं आएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ओके, तो एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम हमने ये दिया है एफ इनवर्स। ये क्या करता है, ये पावर सेट ऑफ वाई से पावर सेट ऑफ एक्स जाता है। एफ वॉज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, पर हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो पावर सेट ऑफ वाई से पावर सेट ऑफ एक्स सॉर्ट ऑफ दिशा बदल दे रहा है, राइट? एफ एक्स से वाई की तरफ जा रहा था, पर एफ इनवर्स जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो एक अर्थ में उल्टी उल्टी दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये वाई से संबंधित एक चीज़ से एक्स से संबंधित उसी चीज़ पर जा रहा है। डेफिनेशन बहुत क्लियर है। क्या डेफिनेशन है? डिफाइंड एज एफ इनवर्स ऑफ एनी सबसेट ऑफ वाई। वेल, इसको मैं कैसे ही लिखूं, मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा जो कि ये तो मैंने कुछ टोटोलॉजी लिख दी, टोटोलॉजी नहीं है एक अर्थ में। मैं इसको एफ इनवर्स ना बोल के एफ अपर स्टार बोल देता हूँ, एफ अपर स्टार। अब ये टोटोलॉजी नहीं है, तो एफ अपर स्टार इज नथिंग बट दी प्री इमेज। एफ अपर स्टार में बी इनपुट करेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ वाई, तो हमें ये मिल जाएगा। ये डेफिनेशन है एफ अपर स्टार की, ठीक है। बस कुछ नहीं, जो प्री इमेज क्या करता है, प्री इमेज के अंदर या प्री इमेज आप किसी भी सबसेट ऑफ वाई का ले सकते हैं, राइट? अगर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो हम किसी भी सबसेट ऑफ वाई का प्री इमेज अंडर एफ ले सकते हैं। बस उस चीज़ को पैक कर दिया है फंक्शंस की लैंग्वेज में कि किसी भी चीज़ का प्री इमेज अब हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पावर सेट ऑफ वाई से पावर सेट ऑफ एक्स पे एक फंक्शन मिल रहा है, बस उसको एक नाम दे दिया है एफ अपर स्टार। मैंने इसको नाम एफ इनवर्स ही दिया था, पर फिर यहाँ लिखने में मैं थोड़ा फंस गया कि मैं अब उसे समझाऊँ कैसे। कोई बात नहीं, एफ अपर स्टार इज़ अ गुड नोटेशन। और जो अभी हमने बात करी पूरी, वो कुछ नहीं है, वो बस ये कह रही है कि अगर हमारे पास
एफ और जी दो कॉम्पोजिबल फंक्शंस हैं, यानी को डोमेन ऑफ एफ इज सेम एज डोमेन ऑफ जी, तो ये डायग्राम तो हमारे पास आएगा। पर इस डायग्राम में सॉर्ट ऑफ स्टार अप्लाई कर देंगे इन द सेंस कि एफ का जो स्टार वर्जन है वो ये फंक्शन है, सो दिस इज एफ अपर स्टार, राइट। जी का स्टार वर्जन दूसरी दिशा में जाएगा, एक बार इसको हटा ही देते हैं, दिस इज जी अपर स्टार। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों कॉम्पोजिबल हैं। जो कोडोमेन ऑफ जी अपर स्टार है वो डोमेन ऑफ एफ एफ अपर स्टार है। एफ और जी कॉम्पोजिबल थे, तो जी स्टार और एफ स्टार कॉम्पोजिबल बन गए, राइट। तो बोल हम ये रहे हैं कि स्टार लगाने के बाद कंपोज करो या कंपोज करने के बाद स्टार लगाओ, एक ही बात है। तो ये जो कॉम्पोजिशन बनेगा दिस इज नथिंग बट द स्टार ऑफ जी कंपोज विद एफ, विच इज नथिंग बट, क्योंकि वो इन दोनों का कॉम्पोजिशन ही है, तो इट इज इक्वल टू जी स्टार, सॉरी इट इज इक्वल टू एफ स्टार कंपोज विद जी स्टार। वो तो ये है ही, स्टेटमेंट है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। हम इसका स्टार ले सकते थे तो एक फंक्शन मिलेगा फ्रॉम पावर सेट ऑफ जेड टू पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। पर हम इसका स्टार लेकर के इसके स्टार से कंपोज कर सकते थे, तो भी एक फंक्शन मिलेगा फ्रॉम पावर सेट ऑफ जेड टू पावर सेट ऑफ एक्स, वो दोनों फंक्शंस बराबर हैं। तो ये बस मुझे बोलना था, और इसका प्रमाण कुछ नहीं, जो पिछले ही स्लाइड में जो किया वही इसका प्रमाण है। बस पिछली स्लाइड की चीज़ को थोड़ा सा हम अलग तरह से बोल रहे हैं, अनदर लुक एट प्री इमेज, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई। एनीवे दिस वाज ऑप्शनल फॉर जेईई, अगर ये थोड़ा पेचीदा लगा तो भूल भी सकते हैं। ऑलराइट, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.